हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर इसकेग्री और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 14। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ए बॉडी इन विस्कस फ्लूइड। और इसके अंतर्गत हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? तो आइए हम लोग यहां पर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको दो केस में पढ़ेंगे। पहला केस है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के सरफेस पर मोशन करता है तो फ्लूइड के द्वारा बॉडी पे जो विस्कस फोर्स लगता है, या ऐसे बोले फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है बॉडी पर, उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? उसके बाद दूसरा केस में हम लोग पढ़ेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मोशन कर रहा है तो फिर उस पे जो लगने वाली विस्कस फोर्स है वह कितनी होगी। क्लियर? तो आइए हम लोग पहले केस 1 पढ़ते हैं। केस 1, फर्स्ट केस है केस 1, when a body is moves on the surface of viscous fluid जिसको हम लोग नॉन आइडियल फ्लूइड भी बोलते हैं। नॉन आइडियल फ्लूइड, अच्छा मान लीजिए यहां पर कोई नॉन आइडियल फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? ये सपोज आपका नॉन आइडियल फ्लूइड है और इस नॉन आइडियल फ्लूइड के सरफेस पर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके सरफेस पर v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर एक फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स है फ्लूइड के लेयर्स के द्वारा लगाए जाएंगे और जो फोर्स लगेगा वह टेंजेंशियल फोर्स होगा और ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो किसके बीच लग रहा है? इन बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लेयर ऑफ फ्लूइड, इनके बीच लग रहा है। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, यानी सॉलिड सरफेस और फ्लूइड के लेयर के बीच में लग रहा है ये फोर्स। ये फोर्स क्यों लगा, इसके लिए हमने लेक्चर नंबर 13 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 13 को जरूर देखें। इसमें होता क्या है, जब ये आपका ऑब्जेक्ट आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो इसके जो लेयर्स है, मतलब इसके करीब वाले जो लेयर्स हैं, उसकी वेलोसिटी जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो लेयर के वेलोसिटी है वह भी बढ़ता है इसके पास वाले का। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो जो लेयर के वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। मतलब इनके जो पास वाले लेयर होगा उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगा और जैसे जैसे आप अंदर की ओर आते हैं तो लेयर की जो वेलोसिटी है वो घटते चली जाती है। तो इसमें लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन आता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से सटा हुआ है उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी घटते चली जाती है। तो ऐसा होगा कि एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड कर रहा होगा जिसके कारण एक फोर्स बनता है और ये जो फोर्स होता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है और रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्लियर? और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमने लेक्चर नंबर 13 में निकाला है कि इसकी वैल्यू जो विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है वो माइनस ईटा ए डीवी बाई डीजेड के बराबर होता है।
और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया जाता है तो ये निगेटिव नहीं होता है। यहां पर ये जो निगेटिव साइन है सिर्फ इसका यही काम है, ये बता रही है कि जो आपका विस्कस फोर्स है वह ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, बस इस निगेटिव साइन का यही मतलब है। यहां पर जो आपका ईटा है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑफ आप भी बोल सकते हैं विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, और यहां पर डीवी बाई डीजेड क्या है, ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्लियर। तो ये था आपका पहला केस, मतलब जब कोई आपका ऑब्जेक्ट किसी नॉन आइडियल फ्लूइड के सरफेस पर मोशन कर रहा है तो उस पे जो फोर्स निकल लगेगा, यानी कि जो उस पे विस्कस फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू इस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। दूसरा केस है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट किसी नॉन आइडियल फ्लूइड के अंदर मोशन कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसके लिए सबसे पहले स्टोक ने एक नियम दिया, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि उस पे जो आपका फोर्स लगेगा वह स्टोक के नियम के द्वारा दिए गए फोर्स के इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंड केस, लिखेंगे यहां पर, when an object is moved inside viscous fluid, और इसके लिए जो आपका लॉ है वो कौन सा है, स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ बताते हैं। स्टोक ने बताया कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी विस्कस फ्लूइड में मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाले जो विस्कस फोर्स है वह ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड करता है, और तीसरा फ्लूइड के विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। तो आइए यहां पर लिखते हैं, when a body is moving inside viscous fluid, then a tangential force, इसी को क्या बोलेंगे, viscous force acting on the body which opposes the relative motion of the body and its value is depends on following factors। किन किन बातों पर, तो एक नंबर में शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, दूसरा नंबर में स्पीड ऑफ द बॉडी, और तीसरा नंबर में विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इन बातों पर डिपेंड करता है
यानी कि जब कोई वस्तु किसी नॉन आइडियल फ्लूइड के अंदर या विस्कस फ्लूइड के अंदर मोशन कर रहा होता है तो उस पे लगने वाले जो विस्कस फोर्स है वह वस्तु के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, वस्तु के स्पीड पे डिपेंड करता है और फ्लूइड के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिएगा स्टोक ने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अगर वस्तु का जो शेप है वो बदल जाएगा तो विस्कस फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो स्टोक्स ने सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया है, उसी को हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर स्टोक्स लॉ जो है वह स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला आया है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बाबू, हो गया, चलिए मिटा देते हैं। यहां पर लिखेंगे स्टोक्स लॉ फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्टोक्स लॉ किसके लिए? फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर? मान लीजिए कोई आपका यहां पे लिख रहे हैं वे, पहले लिखते हैं वे a spherical body of radius small r and it is moving with a speed v inside viscous force of coefficient of viscosity is eta, then the viscous force acting on the spherical body is given as follows. क्या? तो जो विस्कस फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी whose पावर इज a, मतलब जो वस्तु के रेडियस है उसके a पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब a का मान कितना होगा इसको निकालने के लिए हम लोग आपका डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर a, जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर b, एंड जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर n की पावर c। यानी कि जो विस्कस फोर्स है वह रेडियस के a पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो विस्कस फोर्स है वह स्पीड के b पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो विस्कस फोर्स है वह ईटा के c पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टोक ने बताया। अब a b c का जो मान आता है वह हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तो तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्या हो जाएगा? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर a, v की पावर b, ईटा की पावर c। और यहां से अगर आप इक्वल टू लिखेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट k, r की पावर a, v की पावर b, ईटा की पावर c। अब यहां पर जो k कांस्टेंट है ये क्या है? डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है।
डायमेंशनलेस से लिखेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कोई भी आपका स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है और इसकी स्पीड अगर फ्लूइड के अंदर v है और जो आपका फ्लूइड है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, तो जो आपका स्फेरिकल बॉडी है उस पे जो फोर्स लग रहा है, जो विस्कस फोर्स लग रहा है, वह बस ऑब्जेक्ट के रेडियस के पावर a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे उसके स्पीड के b पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ईटा के पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिएगा इसका हम लोग इसका ए बी सी का जो मान है उसको आपका डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे वी राइट डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, दोनों साइड इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखिएगा। तो ए क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2 इंटू के क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। आर क्या है, रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन होता है एल, लेकिन इसकी पावर ए है। उसके बाद भी क्या है, स्पीड है, स्पीड का पावर होता है lt माइनस 1, इसकी पावर बी है। और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, जो कि हमने प्रीवियस यानी लेक्चर नंबर 13 में निकाला है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी पावर सी हो जाएगी। अब सभी पावर को मतलब सभी को एक साथ अगर सॉल्व किया जाए तो देखिएगा यहाँ पर एम एल टी माइनस 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू, पहले एम की पावर कितनी है, सी हो जाएगा। एल निकालिए, एल की पावर ए, एल की पावर यहाँ से बी हो जाएगा, एल की पावर यहाँ माइनस सी हो जाएगा। बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा एल की पावर। और यहाँ पर टी की पावर निकालिएगा तो माइनस बी है, यहाँ पे माइनस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी हो गया। अब क्या कीजिए, ये दोनों डायमेंशन अगर इक्वल है तो इसके पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग द पावर, नाउ इक्वेटिंग पावर्स, पावर्स को इक्वेट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर सी, एम का पावर सी है, यहाँ पर एम का पावर कुछ नहीं तो 1 है, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसके बाद एल की पावर को इक्वेट किया जाए तो यहाँ पर एल की पावर क्या है, ए प्लस बी माइनस सी है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा इससे नहीं आएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा टी की पावर माइनस बी या माइनस सी हो जाएगा, टी की पावर माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर क्या है तो माइनस 2 है। तो ये अब यहां से देखिएगा माइनस बी या सी की पावर सॉरी सी का मान कितना है 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी बराबर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी बी बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर 1 आ गया। अब बी और सी का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ए अब प्लस 1, फिर सी का मान कितना है 1, दिस इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि ए बराबर भी 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी 1। अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू रख देंगे। पहले यहां तक नोट कीजिए, पहले यहां तक नोट कीजिएगा बाबू, पहले यहां तक नोट कीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग ए बी सी का मान रख देते हैं, देखिए कितना आ रहा है। जब आप एबीसी का मान रखेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा के आर की पावर 1, बी की पावर 1 और ईटा की पावर 1। अब के का जो मान है, स्टॉक ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर के की वैल्यू जो प्राप्त किया वो 6 पाई के इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू 6 पाई। तो बताइए एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू बी, 6 पाई ईटा आर इंटू बी। यही है आपका स्टोक्स लॉ के दिए गए फॉर्मूले। दिस इज स्टोक्स लॉ।
और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिटा रहे हैं, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इसको मिटा दे रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी। इसको जनरली हम लोग VT से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है पहले यहां पे समझिएगा। मान लीजिए ये कोई आपका विस्कस फ्लूइड है और इस विस्कस फ्लूइड के अंदर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा पहले इसको आप ध्यान देंगे। यहां पर जो फोर्स लगेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का वेट काम करेगा कितने के बराबर, m इंटू जी के बराबर। और इसके अलावा दो और फोर्स लगेगा। एक फोर्स तो लगेगा विस्कस फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे की ओर गिरा रहे हैं और अगर नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब विस्कस फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, अपवर्ड। दूसरी बात, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर आप डुबाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। और अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसको हम बाउंसिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जो बाउंसिंग फोर्स बोलते हैं या अपथ्रस्ट बोलते हैं। वह भी ऊपर की ओर ही लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं। ये अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है इसकी वैल्यू वी रो जी के बराबर होता है। और यहां भी जो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट कितनी फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि जो फ्लूइड का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होगा उतना ही तो वॉल्यूम आपका फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, है कि नहीं। यानी भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड के, जितना ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होगी, है कि नहीं। तो यहां पर यहाँ पे और करके या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहां पर जो रो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और जी क्या है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस पे 3 फोर्स लग रहा है। अब इस 3 फोर्स लगने के बावजूद में भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट पॉइंट बोले तो फर्स्ट पॉइंट पर mg यानी कि जो वेट होगा वह दोनों फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स और बाउंसिंग फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स के योगफल से, यानी कि दोनों की जो रिजल्टेंट है उससे बड़ा होगा। मतलब जो mg जो होगा वो ग्रेटर देन विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। और आपका जो विस्कस फोर्स है उसके रिजल्टेंट से ज्यादा आपका mg होगा, वेट होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पोजीशन 1 पर जो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स होगा वह नॉट इक्वल टू 0, और इस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है। अगर इक्वल हो जाएगी तो रुक जाएगा ना। यानी कि ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, क्या है, फर्स्ट पॉइंट पर mg जो है वो ज्यादा है इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट से, यानी कि इसका नेट फोर्स 0 नहीं है,
नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर नेट फोर्स है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का मास। अगर नेट फोर्स नीचे की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन से। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर ए है और डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वह इंक्रीज करेगी टाइम के साथ। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन है तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब मान लीजिए ये पहुंचा आपका सेकंड पॉइंट पे, सपोज ये सेकंड पॉइंट पे पहुंचा, तो सेकंड पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते आपका जो एफ है और एमजी की जो रिजल्टेंट है, सॉरी एफ और थ्रस्ट की जो रिजल्टेंट है वह एमजी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी बढ़ने से ये एफ का मान बढ़ेगा। एफ का वैल्यू कितना होता है, एफ इज इक्वल टू, अभी हमने स्टोक्स लॉ में देखा 6 पाई ईटा आर इंटू वी के बराबर। यानी कि ये जो वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये जो mg और अब थ्रस्ट फोर्स है ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम, डेंसिटी और जी ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। और ये कौन सा, तो अब थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा अब थ्रस्ट फोर्स का और mg का। अब क्या हो रहा है, पहले mg ज्यादा था किससे, तो दोनों की रिजल्टेंट से। अब यहां पर ये क्या हो रहा है, विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो मान लीजिए सेकंड पॉइंट पर जो है mg किसके बराबर हो गया, तो रिजल्टेंट ऑफ अब थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और एक ऐसा समय आएगा इनका जो रिजल्टेंट एमजी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जैसे एमजी के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर नेट फोर्स की जो वैल्यू है, नेट फोर्स की जो वैल्यू है, एक नेट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी, देखिए एफ नेट अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे तो mg माइनस एफ अब प्लस कितना हो जाएगा u। अब ये दोनों फोर्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एफ प्लस u और mg दोनों इक्वल है तो रिजल्टेंट फोर्स इतना होगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगर एफ नेट जीरो है इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। एफ नेट जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो मान लीजिए अभी ये अपना ये जो मान लो लिक्विड के जो बॉटम पॉइंट पे अगर ये वेलोसिटी नहीं पहुंचा, सॉरी अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड के बॉटम पॉइंट पे नहीं पहुंचा है तो रेस्ट में आएगा नहीं। इसका मतलब है कि यहां से जो ऑब्जेक्ट है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई है। तो यहां से ऑब्जेक्ट आपको नीचे की ओर गिरेगा, v बराबर कांस्टेंट यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का हम लोग नाम देते हैं कौन सी वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर। तो टर्मिनल वेलोसिटी की अब डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए कितना होगा इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ आया, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी विस्कस फोर्स में ड्रॉप करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वह बढ़ती है और कुछ दूरी तय करने के बाद या कुछ समय के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर। अब इसका एग्जांपल भी है,
जैसे जो बारिश की बूंदे होती है, जो रेन ड्रॉप होते हैं, वह कुछ दूर तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और उसके बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि अर्थ तक आते आते जो आपके रेन ड्रॉप होते हैं उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो सरफेस तक आता है। दूसरा इसका एग्जांपल, जैसे कोई आदमी है या कोई मैन आपका पैराशूट लेके एरोप्लेन से कूद रहा है, तो पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब जहां से कांस्टेंट हो गई वहां से जो मैन है उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये आपका दो बेस्ट एग्जांपल है। अब चलते हैं हम लोग इसकी वैल्यू पता करने कि टर्मिनल वेलोसिटी किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए कितना होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले ध्यान रखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलता है, जब आपका यहां पर mg और f प्लस u मतलब विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसका जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा उसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करें, टर्मिनल वेलोसिटी को जनरली हम लोग vt से लिखते हैं। तो क्या होता है, when an object is drop in a viscous fluid, when an object is dropped in a viscous fluid, then the constant velocity achieved by the object is known as terminal वेलोसिटी। अब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे इसके लिए, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए आइए यहां पर हेडिंग लगाते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। यहां पे मान लीजिए जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी रेडियस दिया हुआ है, सपोज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लीजिए r है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यह भी दिया हुआ है, वो सिग्मा है। डेंसिटी ऑफ विस्कस फ्लूइड दिया हुआ है, वह है रो, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ये दिया हुआ है ईटा। ये आपको गिवन है और इसके लिए अब हम लोग को निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। इतने दिए हुए हैं और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नाउ टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलता है, जब mg इक्वल टू एफ प्लस यू, और यहां पर क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 6 पाई ईटा r इंटू वी प्लस v रो जी। अभी हम लोग देखें अब थ्रस्ट कितना होता है, v रो जी, और यहां पर v क्या है, वॉल्यूम है।
अब इस मास को भी आप वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये मास किसका है? ऑब्जेक्ट का मास है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी अब प्लस वी रो जी। अब यहां पर भी वी वॉल्यूम था, ये आपका वी टी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है, और ये वी क्या है? वॉल्यूम है। अब दोनों वॉल्यूम को एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? सिग्मा वी जी माइनस वी रो जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। क्लियर? ये हुआ। अब यहां पर v इंटू जी कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर देखिएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग vg कॉमन आ गया तो सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। इसमें सिग्मा इसमें रो बचा। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी। अब देखिएगा हम लोग यहां से vt निकाल रहे हैं। vt बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ये पूरी वैल्यू आके इधर डिवाइड हो जाएगा। vg सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा इंटू आर। अब यहां पर v क्या है? v जो है ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है, और ऑब्जेक्ट कैसा है? तो स्फेरिकल है, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा इंटू आर। अब एक बार से एक बार कट गया, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देख रहा है ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो vt इज इक्वल टू 4/18 हो गया, 18 हो जाएगा 18, और यहां पर आर स्क्वायर इंटू जी, और ये हो जाएगा सिग्मा इंटू रो, और नीचे ईटा है तो ईटा। अब ये कट रहा है 2 से, ये कट गया 9 से, तो यहां पर जो टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला आई वो 2r स्क्वायर इंटू जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 9 ईटा। ये आ गई वैल्यू। तो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर विस्कस फ्लूइड में आप ड्रॉप करते हैं तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है वो ये आएगी। चलिए इसको नोट कीजिएगा। 2 ग्राफ है उसको हम प्लॉट करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया? बिठा दूं? चलिए अब यहां पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा यहां पे पहले लिख दे रहे हैं vt इज इक्वल टू 2r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई 9 ईटा। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखना जो vt की वैल्यू है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वह टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा बोलेंगे, या vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर और vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई ईटा, दोनों बात एक ही है। या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो ईटा बोलेंगे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे तो 1 बाई ईटा बोलेंगे, है कि नहीं? क्योंकि बाकी जो है g और ये जो आपका डेंसिटी है ऑब्जेक्ट और फ्लूइड का, वो तो बदलने वाला नहीं है, यही 2 वेरिएबल है। तो पहला जो ग्राफ है वो हम ग्राफ खींच रहे हैं किसके किसके बीच का? तो vt वर्सेस रेडियस, vt और रेडियस के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? कुछ ऐसे आएगा, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ यही आएगा। दूसरा, अगर हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट करें, दूसरा ग्राफ जो है वो देखिए किसके बीच का ग्राफ है? तो डिस्टेंस या फिर टाइम, दोनों में किसी के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस या फिर टाइम दोनों के लिए सेमी ग्राफ आएगा।
मतलब आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ड्रॉप करते हैं तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, देखिएगा ऐसे। पहले क्या हुआ, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज किया और उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। यहां पे कांस्टेंट मिली, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वीटी हम लोग बोलेंगे। उसके बाद अगर तीसरा ग्राफ भी आप देखें किसके किसके बीच, तो वीटी और आपका ईटा के बीच का ग्राफ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसे, यानी कि वीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा ऐसे। क्लियर? तो ये है आपका टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। और चलिए आज का क्लास हम लोग अब यही खत्म करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। सभी को वेरी वेरी थैंक यू।